आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, तारीख है आज 15 नवंबर। मैं हूं नितिन ठाकुर और आप सुन रहे हैं दिन भर। धुआं हुई दिल्ली की परेशानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। केजरीवाल और मोदी सरकार दोनों को फटकार पड़ी। और क्या हुआ कोर्ट रूम में जानेंगे। यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की होड़ लगी है इस बार। बीएसपी के बाद कांग्रेस ने भी कहा है एकला चलो रे, तो जानेंगे उसकी मजबूरी है या मर्जी। इसके अलावा कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से ग्राउंड रिपोर्ट भी सुननी है, कौन से मुद्दे हावी हैं वहां। और आखिर में क्रिप्टो करेंसी की बात, क्योंकि आज पहली बार ऑफिशियली पार्लियामेंट्री पैनल इस पर बैठक कर रहा है। लेकिन सबसे पहले खुशबू से सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा सिर्फ पराली और किसानों को जिम्मेदार बताकर बच नहीं सकता केंद्र, सड़क की धूल और उद्योग भी है जिम्मेदार। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता के नैनीताल वाले घर पर हुई पत्थरबाजी, आग भी लगाई गई। देश में अब 24 घंटे पोस्टमार्टम की सुविधा होगी उपलब्ध, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ट्वीट करके दी जानकारी। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पंजाबियों को मिलेगा 75% आरक्षण, हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में बनेगा कानून। गुजरात के राजकोट और वडोदरा के बाद अब अहमदाबाद में भी धार्मिक स्थल, गार्डन, स्कूल, कॉलेज के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अंडे और नॉनवेज के स्टॉल बंद करने का आदेश। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 99 देशों के यात्रियों को भारत आने पर नहीं रहना होगा क्वारंटाइन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेजा। और तालिबानी सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी गाड़ियों और रूसी हेलीकॉप्टरों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। परेड के जरिए तालिबान ने की खुद को एक स्थायी सेना के रूप में दिखाने की कोशिश। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पहले सर्दी और गर्मी के पारे सुर्खियां बनाते थे, अब पॉल्यूशन के बनाते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में। ये दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड एरिया है। हमारे बाद पड़ोसी पाकिस्तान के लाहौर का नंबर है, मगर उसके और हमारे इंडेक्स में करीब 200 पॉइंट का अंतर है। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली के पावर कॉरिडोर की सारी बहस इसी के इर्द गिर्द टिकी हुई है। एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग करने वाली रिसर्च यूनिट SAFAR के अनुसार आज सुबह ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जो था 300 के पार था, यानी कि बेहद खराब कैटेगरी। ऐसे में इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ने डांट खाई। कोर्ट ने कहा कि इधर उधर की नहीं, काम की बात कीजिए। केजरीवाल सरकार ने एफिडेविट जमा किया है और कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन को हम तैयार हैं, लेकिन फिर ये लॉकडाउन एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लगना चाहिए, वरना बेअसर होगा। तो कोर्ट रूम में और क्या क्या हुआ जानने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कवर करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा से। निचोड़ ये रहा कि कोर्ट ने अपनी सुनवाई में दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पे गहरी चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार, इनको भी फटकार लगाई और इनसे पूछा, आपको पिछली बार हमने जिन काम के लिए कहा था, आप उन कामों के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये उचित नहीं है। आपने पूरा ठीकरा, आपके हलफनामे से लग रहा है कि आप प्रदूषण का पूरा ठीकरा किसानों पर फोड़ रहे हैं, पराली पर। आप ये बताएं कि वाहनों से कितना प्रदूषण होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कितना है, इसके अलावा धूल गर्द उड़ती है, उसका पोल्यूशन कितना है। इन सारी चीजों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी भी की, आपके पास आय हो रही है, आप राजस्व से मिली रकम जमा करते हैं और इसे सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च करते हैं। हम इसका ऑडिट करवाएंगे कि आपको कितनी रकम मिल रही है और आप कितना खर्च कर रहे हैं काम पे और विज्ञापनों पे कितना खर्च कर रहे हैं। आप तमाम आरोप सिर्फ ये लगाते हैं, जो काम आपको करने चाहिए थे उसकी बजाय आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अभी आपने किसानों पर आपका हलफनामा देखने से लगता है कि आप सिर्फ किसान ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें लंबे समय तक चलने वाले इंतजाम और उसके उपाय मत समझाइए, हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स बताइए कि क्या कदम उठा सकते हैं जिससे तत्काल फायदा हो। और आप इस पर भी गौर कीजिए कि ऑड इवन या बाकी कोई भी इंतजाम आप करें उसका तुरंत फायदा हो। इन सारी चीजों पर कोर्ट ने जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई टाल दी है। तो ये कोर्ट की बात हुई, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान हमारा ध्यान खींचा केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जवाब ने। उन्होंने कहा कि पराली की हिस्सेदारी वायु प्रदूषण में केवल 10% पाई गई है। ऐसे में अगर पराली, जिसे प्रदूषण का एक मेजर चंक माना जाता है, यदि उसकी हिस्सेदारी बस 10% है, तो फिर 90% प्रदूषण दिल्ली में किस वजह से हो रहा है? टॉप पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? ये हमने पूछा पर्यावरणविद विमलेंदु झा से।
देखिए, दिल्ली के प्रदूषण के दो मुख्य सोर्सेस हैं, दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो है कंटिन्यूअस सोर्सेज जो साल भर चलते हैं, और दूसरे होते हैं एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन जो कि इवेंट होता है। स्टबल बर्निंग, पटाखे जलाने, ये सारी चीजें जो हैं वो एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन माना जाता है उनको, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए होते हैं। जैसे स्टबल बर्निंग जो है 2 से 3 हफ्ते के लिए होता है, पटाखे जो है ज्यादातर 1-2 दिन के लिए होता है, या फिर कुछ और अवसरों पे 3-4 दिनों के लिए साल भर में होता है। दिल्ली के जो मुख्य मुख्य स्रोत हैं प्रदूषण के, अगर आप देखें जो डेटा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है, सफर के पास है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डस्ट पार्टिकल्स और वेहिकुलर पोल्यूशन का है। लगभग 35% जो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें, ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि समर और विंटर का, तो हम अभी एवरेज बात कर रहे हैं कि 35% लगभग प्रदूषण जो है वो डस्ट के कारण है। और ये डस्ट जो है 2 तरह का डस्ट है, एक है रोड साइड डस्ट और दूसरा है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज जो होते हैं उनसे जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो। और 35% जो है, जैसा मैंने कहा कि वो वेहिकुलर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, जो प्राइवेट व्हीकल्स और पब्लिक व्हीकल्स सारे जो अप्लाई करते हैं दिल्ली के आसपास में। तीसरा जो मुद्दा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो पोल्यूट करते हैं, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के आसपास। और बायोमास बर्निंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब वेस्ट बर्निंग के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो लैंडफिल हो या फिर जो नेबरहुड्स में जो वेस्ट बर्न किया जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं। और एक चीज समझना बहुत ही आवश्यक है कि दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली का अपना कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता हवा के प्रदूषण में। तो ये एक रीजनल इशू है, एक एयरशेड इशू है रादर देन जस्ट दिल्ली का। अगर आप एक्यूआई देखें तो नोएडा का भी जो एक्यूआई है वो इतना ही खराब है, शायद इससे ज्यादा ही खराब है इनफैक्ट, गाजियाबाद, गुड़गांव, इन सारे इलाकों का। तो जब हम आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब बात इसके बारे में चर्चा हुई तो ये हमेशा कहा जाता है कि हमें एक एयरशेड रीजनल कोलैबोरेटिव अप्रोच निकालना पड़ेगा, तभी हम वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और आज भी अगर हम सिर्फ दोषारोपण करेंगे कि हम ये कहेंगे कि पराली जलाने के कारण ही दिल्ली प्रदूषित है, तो वो एक अन्याय होगा पूरे वायु प्रदूषण के मुद्दे के साथ। क्योंकि आप फिर सिर्फ आप अपने पलड़ा झाड़ने के लिए आप किसी और को दोषित ठहरा रहे हैं, लेकिन आपके अपने भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसा मैंने कहा, वेहिकुलर पोल्यूशन है, डस्ट है, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है, वगैरह वगैरह चीजें। अच्छा विमलेंदु जी, लॉकडाउन का ये जो एक ऑप्शन पेश किया है दिल्ली सरकार ने, ये किस हद तक इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकेगा, और क्या आपको लगता है ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? देखिए, लॉकडाउन कभी भी किसी समस्या का लॉन्ग टर्म समाधान नहीं माना जा सकता। हाँ, लेकिन लॉकडाउन से जो है तुरंत जो है थोड़ा सा, जिस तरह का हम इमरजेंसी है, मेरा तो उम्मीद ये था कि सरकारें जो हैं सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना चाहिए था सरकार को। जिस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी दिल्ली के आसपास है, आज भी दिल्ली में 380 का एवरेज था और बहुत सारे एरियाज में 500 से ज्यादा एक्यूआई है। तो इसमें लॉकडाउन का एक टेम्पररी सोल्यूशन मिलेगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बार बार शहर को बंद करके हवा को साफ नहीं रख सकते हैं, है ना। तो वो एक सोल्यूशन नहीं है जब तक कि हम एक लॉन्ग टर्म सिलसिलेवार तरीके से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव नहीं करेंगे, हम डस्ट कंट्रोल मेजर्स नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपने इंडस्ट्रीज पे पोल्यूशन कंट्रोल नहीं लेके आएंगे, तब तक ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये समस्या जो है वो लॉकडाउन से एक टेम्पररी, एक बैंडेड रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बात 90 के दशक की है, जब यूपी की सियासत नई दिशा ले रही थी। एक तरफ कांग्रेस का पंजा कमजोर हो रहा था, वहीं बसपा का हाथी लखनऊ जा रहा था। 1997 में जब 67 सीटें लेकर मायावती दूसरी दफा सीएम बनी तो कांग्रेस महज 33 सीटों पर सिमट गई थी। 2007 में मायावती 206 सीटों के साथ सत्ता में लौटी, लेकिन कांग्रेस ने 22 सीटों के साथ पिछड़ना जारी रखा। 2017 आते आते बसपा की चाल भी बिगड़ने लगी और वो 19 सीटों पर आ गई। फिर भी कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। उस साल वो 7 सीटों पर थी। अब नई बात क्या है, वो ये है कि सीटों के मामले में पिछड़ गई ये दोनों ही पार्टियां इस बार अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, किसी का गठबंधन नहीं होगा। तो सवाल यह है कि जब बीजेपी और सपा छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, तब कांग्रेस और बसपा ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है? क्या उनकी मर्जी है या मजबूरी है? यह हमने पूछा यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर कबूल अहमद से। बसपा जो है, जो उत्तर प्रदेश में 1996 में और 2019 के चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ी है उत्तर प्रदेश में, और दोनों में उसको लगता है कि उसके नतीजे बेहतर नहीं रहे। जबकि अगर हम देखें उसके सहयोगी दल की तुलना में तो निश्चित तौर पर बसपा को अच्छा बेनिफिट मिला था। 1996 में कांग्रेस के साथ लड़ी थी और 2019 में सपा और आरएलडी के साथ मिलकर, उसमें भी सपा ने 5 सीटें आई थी तो बसपा जो है 10 सीटें पाई, जिसके बावजूद बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, बसपा जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है वो निश्चित तौर पे उनके लिए एक जोखिम भरा कदम है बसपा के लिए, क्योंकि जिस तरह से बसपा का जनाधार 2012 से लगातार डाउन हुआ है वो एक है, और तमाम दलित जातियां जो खासतौर से बसपा का वोट बैंक मानी जाती थी वो अलग हुई। इसके बावजूद बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का जो कदम है निश्चित तौर पे ये बसपा के लिए बहुत बड़ा मुश्किल दौर होगा है। लेकिन कांग्रेस दरअसल उत्तर प्रदेश में उस स्थिति पे खड़ी है जहां पे उसके खोने के लिए कुछ नहीं है, और अगर 403 सीटों पर लड़ती है प्रियंका गांधी तो निश्चित तौर पे उन्होंने संगठन खड़ा किया है, और ऐसे में एक तरह से जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो संघ नेता है उनमें एक नए तरीके से जोश आएगा, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस जो है यूपी में बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ती रही है। ये पहली बार बहुत दिनों बाद दिख रहा है कि अब कांग्रेस भले ही मजबूरी में लड़ रही हो लेकिन निश्चित तौर पे वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और ये जो फैसला है ये कहीं न कहीं आने वाले समय में एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे कांग्रेस उभरेगी, क्योंकि 7% वोट है उससे अगर वो 403 सीटों पर लड़ेगी तो निश्चित तौर उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो एक विकल्प के तौर पे दिखेगी। अच्छा कबूल, एक तरफ सपा और कांग्रेस के बीच तो दूसरी तरफ बसपा और बीजेपी के बीच एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये बात कितनी सही लग रही है और ये किसके हक में जाएगी? देखिए ये बात अब कहा जा रहा है कि आरोप लगते हैं, लेकिन इस आरोप का कोई आधार नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता ये बात कहते रहे हैं कि सपा से गठबंधन हो जाए। इसके बावजूद अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि हमारा पुराना जो है गठबंधन का अनुभव ठीक नहीं रहा है, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब प्रियंका गांधी ने भी साफ कह दिया है कि हम नहीं करेंगे, जबकि तमाम जो है कांग्रेसी नेता खुलकर बात करते रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और बसपा के साथ ये है कि बसपा गठबंधन के लिए साफ इनकार कर चुकी है, लेकिन मायावती ने जो स्टैंड लिए हैं तमाम कई मुद्दों पे, तो ऐसा लगा है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को या योगी सरकार को सलाह देती हुई नजर आती हैं, न कि एक सवाल करती हुई नजर आती हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 साल के उनके सरकारों पे हमले देखेंगे तो इस तरह दिखती हैं। तो उनकी अब इसके पीछे क्या मजबूरी है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी तो नहीं, कुछ और भी मजबूरी है। कहा जाता है कि कुछ ऐसे उनके पास सीबीआई या तमाम मामले हैं जो उनके लिए एक चिंता का सबब है। अब सवाल ये है कि बसपा के साथ उनका कैसा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब बसपा और भाजपा का, ये बात तो खुल के कहीं मतलब नहीं दिखती, लेकिन कुछ मुद्दों पे जैसे अभी हम देखेंगे राज्यसभा चुनाव में तो बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, जिसके चलते बसपा का राज्यसभा कैंडिडेट क्लियर हो गया। उस वक्त भी कहा गया प्रियंका गांधी तमाम मुद्दों पे बसपा को घेरती रही हैं और ये बात कहती रही हैं कि विपक्ष जो है वो सरकार के सलाहकार के तौर पे काम कर रहा है, न कि सवाल कर रहा है। तो यह है, लेकिन कांग्रेस और इसके बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है खुल के वो कहीं दिखती नहीं है, लेकिन आधार कहीं ना कहीं कोई संकेत तो है ही है निश्चित तौर पे। मगर अब जिस तरह से कांग्रेस और सपा एक दूसरे पे हमलावर हुई हैं, उससे तो नहीं लगता है कि दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग है या कोई हो सकता है। अगर होगा भी तो मुझे लगता है अब कुछ ही शहरी सीटों को होगा, क्योंकि अब चुनाव जिस तरह से भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होता जा रहा है वो इन दोनों दलों के लिए, बसपा और कांग्रेस के लिए लगातार चुनौती खड़ा करता जा रहा है। यूपी में भले कांग्रेस ने अपना जनाधार खोया हो, लेकिन रायबरेली वो जिला है जो उसका हाथ नहीं छोड़ता। इस बार 2022 के यूपी चुनाव में भी क्या ऐसा ही होगा? रायबरेली का मूड क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है वहां पर, ये सब बता रहे हैं इसी जिले के लोग। ग्राउंड पर पहुंचे हैं हमारे साथी द लल्लन टॉप के आयुष। क्या है दादा, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिद्धनाथ त्रिवेदी है। हाँ। क्या समस्या बता? नहीं बैठे रहिए, हम भी बैठ जाते हैं। हमारे सामने समस्या है कि हमारे करीब 2.5 बीघे चारा बोया, ना दाना मिला, खाली डंडिया हरों के खिलाया और कुछ फायदा नहीं हुआ। ये 60 हमारे सब बिल्कुल पूरा नुकसान कर गए। हमको खाने पीने का उस खेती को क्या लाभ? ऐसे ऐसा बनाया गया है कि हमारे जानवरों को हम कहाँ क्या करें? अपने पेट का पालें कि अपने हाथ जानवरों के करें? कुछ होता वो पैदा नहीं करने देते।
न मूंग हुई, न उड़द हुई, न दाल हुई, न कुछ नहीं हुई, न अभी वो बो पाते हैं। इतने ठूंठ रह जाते हैं आधे की। बताओ क्या करें हम। कितनी जमीन है दादा? हमारे पास 7.5 बीघा ज़मीन है। 7.5 बीघा हाँ। जमीन है। उसमें से कितने में बोया पिछले साल? और अरे सब पढ़ी तो है, केवल 2.5 बीघा चारा बोया। 2.5 बीघा चारा बोया तो वो आधा खा गया। अब मौके पर का निरीक्षण करने। आप क्या करते हैं? बस खेती ही कराई थी। आप दिखवाते होंगे खेती किसानी, लड़के बच्चे करते होंगे। तो क्या बता रहे हैं दादा ये? अरे दादा जितना बता रहा सही है। और इन्हें 60-70 हरहा है इनका मतलब रोज जो है शाम सवेरे 2 बजे रात तक का तो हुए पहरा दे रहे। लाठी और कपड़ा कम्बल ओढ़ है परे रहो और खा दो। हरा को कहीं आगे 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 दौड़ो। उनका जैसे अभी डकैती पड़ जाते है ना, वही तो आदमी चिल्लात फैल करत। अच्छा दादा, आप लोग दोनों लोग पुराने हैं आपने बड़ा समय देखा है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली है। इंदिरा गांधी कभी लड़ती थी, अभी सोनिया गांधी हैं। तो कैसे आप लोगों ने इस इलाके की राजनीति बदलते देखी? किस पार्टी के ज़्यादा समर्थक दिखते हैं अभी? अरे कांग्रेस तो पहले बहुत बढ़िया काम की ही से। 70 साल कांग्रेस राज्य की ही से। अब राज्य बदल गए तो अब वही आ गए तो हिमा सपा बीजेपी आ गए। अब बीजेपी जो है सिलेंडर गैस बढ़ा दी, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और किसान का गल्ला जो रेट दे वो घटत चला जा रहा है। कहाँ चलाई? नहीं तो जब 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें आप लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया था? हम देख रहा कि बीजेपी हमारा सहयोग दे। और जबकि हमारा कहते घोट रहे तो क्या करिए कब लेके। अब तो बीजेपी चली जाए। बीजेपी चली जाए। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, सरकार कहती है गौशाला बनवा रहे हैं जानवरों की व्यवस्था करने के लिए। कागज में गौशाला बनी हुई है, सामने तो नहीं है। यहाँ आसपास सबसे नजदीकी गौशाला कहाँ? गौशाला कम से कम 13 किलोमीटर है। और इधर आप उत्तर जाएंगे तो लगभग इधर भी 15 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में तो नहीं है, कागज पर जरूर है। कागज पर चारा आता है, पानी आता है, नौकर पड़े हुए हैं। और क्षेत्र के जो नेता लोग हैं उनकी वो रखवाली करते हैं। सरकार से समस्या नहीं है। सरकार का काम कैसा रहा ओवरऑल आपने? अरे सरकार आवास दे रही है, पशुपालन के लिए आवास बना रही है। किसानों को जो है ये बिजली दे रही है 18 घंटे। और उसके बाद जो है कि 2000 रुपया किसानों को ये भी दे रही है। समस्या केवल आवारा पशुओं की है तो वो तो किसानों की बनाई हुई समस्या है, सच है। लेकिन इनके लिए गौशाला अगर कहीं नज़दीक बना दी जाए तो कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार ऐसे मदद कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। और क्या समस्याएं हैं इसके अलावा? राजनीतिक समस्या देखिए, ये 70 साल से जो है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पीने का पानी नहीं है। देखिए कपिल सिब्बल द्वारा लगा हुआ है आरओ पंप। कपिल सिब्बल अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मुझे पानी पिलाया है। 2 तरह के पानी पिलाए। पहले एक रिलेटिवली मीठा सा पानी था और दूसरी बार जब गिलास में पिलाया तो वो काफ़ी खारा पानी था। इनने बड़ा इंसिस्ट किया कि आप पी के देख लीजिए। तो मैंने कहा खारा पानी है। पानी की भी समस्या बता रहे थे। क्या है पानी की समस्या, क्या है आप बता रहे थे? यहाँ का पानी पूरा खारा है, न मीठा पानी है। ठीक है, जो पानी रिश्तेदार आता है पीता है तो वो बोलता है क्या खारा पानी यहाँ का है। कोई कामकाज शादी ब्याह कोई कार्यक्रम करो तो पानी बाहर से मंगाना पड़ता है। बाहर से मंगाना पड़ता है? हाँ, बाहर से मंगाना पड़ता है। टैंकर आवत है? टैंकर आते हैं तो वो पानी लिए निमंत्रण में वो पानी पीने को होता है। और बाकी गांव को पानी कोई है नहीं पीने का। अच्छा, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं तो एक खबर शायद आप तक पिछले दिनों कान में पड़ी हो, पहुंची हो कि सरकार जो है इस पर बिल ला सकती है। क्रिप्टो में लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ा है और इसी से आरबीआई परेशान है। होना लाजमी है क्योंकि बतौर रेगुलेटर उसकी अपनी कुछ ठोस चिंताएं हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से ये ठीक नहीं है। फिर दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स से क्रिप्टो के बारे में राय मशवरा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 13 नवंबर को बैठक हुई। इसके 2 दिन बाद आज फिर से बैठक हो रही है। इस बार पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा इसमें मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की बैठक जब मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी चल रही है। इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के मेंबर्स शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि संसद के आने वाले विंटर सेशन में इस पर बिल आ सकता है। तो हमने बात की टेक जर्नलिस्ट और टीवी टुडे नेटवर्क के असिस्टेंट एडिटर मानस तिवारी से। मानस, फिलहाल जब हमारी बात हो रही है तो मीटिंग चल रही है, कौन से मुद्दे हैं जो उठे हैं इसमें?
देखिए ऑफिशियल तो अभी तक कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली क्या बातें हुई हैं वो पता चलेगा जब एक बार मीटिंग खत्म हो जाती है, जब उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो गवर्नमेंट के जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ पर हैं, जब वो बाहर आएंगे तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि बात क्या हुई वहाँ पर। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो ज़्यादातर डिस्कशन है वो इस बात के अराउंड है कि क्रिप्टो करेंसीज को अब इंडिया में रेगुलेट कैसे किया जाए। क्रिप्टो करेंसीज को 1 साल पहले करीब बैन करने की बात हो रही थी, लेकिन अब इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ चुके हैं और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो इतना हो गया है कि गवर्नमेंट ने अब उसे बैन करने वाला जो आइडिया है वो नियरली ड्रॉप कर दिया है। और आज जो ज़्यादातर डिस्कशन चल रहा है इस मीटिंग में वो चल रहा है आपके रेगुलेशंस के अराउंड, यानी किस तरह से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इस बात को भी उठाया गया है कि इतने जो लोगों ने अपने पैसे डाले हैं उस पैसे को किस तरह से इंश्योर किया जाए कि वो पैसा सेफ रहे, उस पर किस तरह का फ्रॉड स्कैम ना हो या वो डूबे ना पैसा। इसके अलावा कई जो मुद्दों पे बात हुई जिनमें से एक ये भी निकल कर आ रहा है कि भाई आजकल बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं क्रिप्टो करेंसीज के जो आपको इन अ वे थोड़ा सा मिसलीड भी करते हैं, बिकॉज वो आपको क्विक मनी प्रॉमिस करते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करके। तो गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं कि आप अगर एड्स बना रहे हैं क्रिप्टोज को प्रमोट कर रहे हैं तो आप इस तरह से करें कि जिससे कोई मिसलीड ना हो या उन्हें इस तरह के प्रॉमिसेस ना किए जाएं। स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं उनमें ज़्यादा खतरा रहता है कि वो इस तरह के एड्स से इंस्पायर होके इन्वेस्ट कर सके। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इस मीटिंग का रहने वाला है वो ये है टैक्सेशन के अराउंड। अभी तक क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा या जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके आपके रिटर्न आते हैं उस पर टैक्स कैसे लगेगा उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, वो भी थोड़ा सा ग्रे एरिया में है। तो क्या टैक्सेशन के लिए किस तरह के रूल्स होंगे वो भी थोड़ा सा आज क्लियर हो जाएगा इस मीटिंग के बाद कि वहाँ पर किस तरफ से जा रही है चीज़ें। लेकिन जो इंडस्ट्री के जो सोर्सेस हैं, जो लोग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स रन करते हैं वो थोड़े से नर्वस भी हैं। उनमें थोड़ा सा आज नर्वसनेस दिखाई दे रही है। हालांकि वो ऑप्टिमिस्ट है, थोड़े से पॉजिटिव दिख रहे हैं कि इवेंचुअली जो भी रास्ता निकल कर आएगा वो थोड़ा सा फेवरेबल होगा। लेकिन वो थोड़े से डरे हुए भी हैं, थोड़े से डरे हुए नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़े से नर्वस भी है कि कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से इनकी वर्किंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, जो सवाल उठे हैं उन पर स्टेक होल्डर्स कैसे कन्विंस करेंगे सरकार को? देखिए स्टेक होल्डर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कन्विंस करना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये कोई शैम नहीं है। बेसिकली ये एक टेम्पररी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है जहां पर आप पैसा डाल रहे हैं और वो कभी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। उनको दिखाना पड़ेगा कि वो चीज़ को लेके सीरियस है, इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर बैकिंग है। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर इंडिया में खासकर जो इंडिया के होम ग्रोन क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स है ना, बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। कभी कोई ग्लिच आ गया, कभी कोई इशू आ गया जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी बहुत परेशान रहते हैं, कई सही वक्त पर अपने क्रिप्टोज बेच नहीं पाते। प्लस हमने देखा ओवरऑल जो मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल रहता है। एक छोटे से ट्वीट की वजह से जो है आप देखते हो कि यार वैल्यू बढ़ जाती है, एक छोटे से ट्वीट से वैल्यू गिर जाती है, कोई एक छोटा मोटा पॉलिसी डिसीजन होता है उसका भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है प्राइसेस के अंदर। तो स्टेक होल्डर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को किस तरह से कन्विंस करना पड़ेगा कि ये इस चीज़ को लेके सीरियस है, इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस वो कंपाइल करने के लिए भी रेडी है जिस भी तरह के रेगुलेशंस आते हैं उस चीज़ को लेकर। और एक उन्हें ये भी बात कहीं ना कहीं बतानी पड़ेगी कि रेगुलेशन जो जिसकी बात हो रही है कि रेगुलेट किया जाए, तो वो रेगुलेट करेगा कौन? अभी तक आपके पास कोई बॉडी नहीं है ऐसे रेगुलेट करने की। तो हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है एक नई बॉडी बनाई जाए, ये हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग बॉडी के अंडर ही। आरबीआई ने भी काफी क्रिटिसिज्म दिखाया है अभी तक क्रिप्टो करेंसीज का। आरबीआई ने इंटरेस्ट दिखाया है अपना खुद का डिजिटल रुपये लेके आने के लिए। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं आरबीआई के दायरे में आएगा, पर स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि नहीं हमें तो अलग से बॉडी चाहिए, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में। देखिए, आरबीआई गवर्नर तो इसके पक्ष में बिल्कुल लगते नहीं है। 2-3 दिन पहले उनका बयान आया भी था, काफी सुर्खियां बटोरी उसने। तो क्या सरकार उन्हें भी इस बातचीत में शामिल कर रही है, मतलब आरबीआई को? देखिए ये ऐसा हो नहीं सकता कि आरबीआई और सरकार अलग अलग बात करें, है ना। आरबीआई और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन सिंक काम करती है हमेशा से। हाँ, कुछ साइंस दिखे हैं। जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बोली हैं जिससे लगता है कि यार वो शायद पूरी तरह से कन्विंस नहीं है अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सरकार ए डायरेक्शन में जा रही है और आरबीआई बी डायरेक्शन में जा रही है। वो इंडिविजुअल किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है आपके गवर्नर जो है इंडिविजुअल लेवल पर वो शायद सहमत ना हो इस चीज से, और ये भी हमारा स्पेकुलेशन और अजम्पशन है। पर आरबीआई एज अ गवर्निंग बॉडी एज अ होल आप देखोगे कि इट विल बी इन सिंक विद द गवर्नमेंट, एंड आई एम श्योर आरबीआई से कंसल्ट किया गया होगा, पहले भी किया
होगा। मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसमें आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद है या नहीं है, लेकिन आई एम श्योर लीडिंग अप टू दिस मीटिंग और पिछले एक साल में कई मौकों पर अलग अलग आरबीआई से कंसल्ट किया गया होगा, उनसे पूछा गया होगा, उनका भी ओपिनियन, उनका राय, एडवाइसेस दिए गए होंगे और तभी एक कॉमन कॉन्सेंसस पे ये जो भी डिस्कशन है ये पहुंचेगा। और अब विदा का वक्त है। हमारा शो आपको कैसा लगा बताइएगा radio@aajtak.com पर। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। आप हमें आज तक रेडियो की वेबसाइट के अलावा स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन, इन सब पर भी सुन सकते हैं। आज का शो प्रोड्यूस किया है सूरज ने और साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 9953323303। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको 9953323303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।